गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, आज आपकी वीडियो क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम 8वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में जो भूगोल वाली बुक है उसके दूसरे अध्याय का 8वां भाग है, उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा जो अध्याय है वह है भूमि। इस बिंदु का अध्ययन कर चुके हैं। भूमि, मृदा, जल, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आज हम हैं इसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है, उस प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है उस वितरण का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे हम। प्राकृतिक वनस्पति किसी भी क्षेत्र विशेष में बिना किसी मानवीय क्रियाकलाप के जिसको वनस्पति, पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ उगती है, उन सभी को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। बिना किसी मानवीय सहयोग एवं हस्तक्षेप, बिना किसी मानवीय सहयोग अथवा हस्तक्षेप के किसी भी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, लाइकेन, मांस जैसे वनस्पति उगती है तो उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करने से पहले में यह जानना आवश्यक होता है, यह पता होना जरूरी है कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। एक तो हम जैसे अपने घर में बाग बगीचे जो तैयार करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, तो वह प्राकृतिक वनस्पति में शामिल नहीं होता है, क्योंकि उन सब बाग बगीचों को मानव ने अपनी मानवीय क्रियाओं के द्वारा संचालित किया है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जो किसी भी क्षेत्र विशेष में बिना किसी मानवीय सहयोग, इसमें मानव ने उस वनस्पति के उगने में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया है, साथ ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं किया है, ठीक है। ना कोई सहयोग ना कोई हस्तक्षेप। तो मानवीय हस्तक्षेप से परे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र विशेष में जो अपने आप पेड़ पौधे, घास फूस, झाड़ियाँ, लाइकेन, मांस जैसी वनस्पति उगती है, तो उस सभी उस वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है जो प्राकृतिक वनस्पति है, उस प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि के लिए दो चीजें आवश्यक है।
के लिए दो चीजें आवश्यक है। पहली आर्द्रता, आर्द्रता, और दूसरी तापमान, तापमान। इन प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि के लिए आर्द्रता और तापमान की आवश्यकता होती है, और यही दो चीजें हैं, ठीक है। वृद्धि के लिए आर्द्रता, तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, आप सोच रहे होंगे जल, आर्द्रता का मतलब यहाँ पर जल ही है, ठीक है। आर्द्रता का मतलब जल ही है, क्योंकि जल वायुमंडल में जो जल होगा उस जल को हम आर्द्रता, नमी या ह्यूमिडिटी के माध्यम से जान सकते हैं। तो किसी क्षेत्र में जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उस क्षेत्र में वर्षा भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आर्द्रता, तापमान की आवश्यकता होती है। इन्हीं दो आवश्यक तत्वों इन्हीं दो आवश्यक तत्वों के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है, 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चार भाग कौन कौन से हैं? कि यह प्राकृतिक वनस्पति के वर्गीकरण के लिए कौन से दो तत्व महत्वपूर्ण हैं, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि और पोषण के लिए दो तत्व इम्पोर्टेंट है, आर्द्रता और तापमान। आप सोच रहे होंगे भूमि, तो भूमि तो आवश्यक ही है, भूमि के बिना प्राकृतिक वनस्पति उगेगी नहीं। लेकिन उस भूमि के अलावा जो इम्पोर्टेंट तत्व है वह आर्द्रता और तापमान है, ठीक है। तो आर्द्रता और तापमान के आधार पर, ठीक है, इन्हीं दो आवश्यक तत्वों के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यह 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म, और चौथा है गुल और टुंड्रा। ये प्राकृतिक वनस्पति के 4 भाग है या 4 रूप हैं। 4 अलग अलग स्थानों पर 4 अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वनस्पति क्यों पाई जाती है, उसका आधार क्या है? आर्द्रता और तापमान। सबसे पहले जानते हैं वन। वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर भारी वर्षा होती है अथवा जिन क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक पाई जाती है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में विशाल वृक्ष
उग जाते हैं, विशाल वृक्ष उग जाते हैं, भारी मात्रा में विशाल जल उग जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। वन कहाँ पाए जाते हैं? वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं अथवा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो विशाल वृक्ष उग जाते हैं, भारी वर्षा जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के कारण जो प्राकृतिक वनस्पति विशाल वृक्षों के रूप में उगती है, ठीक है, उस विशाल वनस्पति क्षेत्र को या विशाल वनस्पति को हम वन कहते हैं। ठीक है, वन हो गया। दूसरी चीज है घास स्थल। घास स्थल, घास स्थल कहते किसे हैं? पहले तो ये देख लेते हैं। भूमि पर प्राकृतिक रूप से, भूमि पर प्राकृतिक रूप से घास उगती है, प्राकृतिक रूप से विशाल मात्रा में, विशाल मात्रा में जहाँ घास उगती है, घास उगती है, उन क्षेत्रों को घास स्थल घास स्थल अथवा घास के मैदान कहते हैं, मैदान कहते हैं। ठीक है, अब घास के जो मैदान है वह कहाँ पाए जाएंगे? घास के मैदान जो है उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जैसे वनों में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। तो जैसे 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 वर्षा की मात्रा जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती है, कम होती जाती है, जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है तो उन क्षेत्रों में आर्द्रता भी कम होती जाती है। ठीक है, मात्रा कम होती जाती है, वहाँ आर्द्रता कम होती जाती है, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में जैसे जैसे भारी वर्षा से वर्षा की मात्रा कम होती जाती है तो उन क्षेत्रों में आर्द्रता की मात्रा है वैसे वैसे कम होती जाती है, तो कुछ क्षेत्रों में वृक्षों की सघनता, वृक्षों की जो सघनता है वह सघनता कम हो जाती है, और सघनता कम हो जाती है, सघनता कम हो जाती है, एवं सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे आकार के वृक्ष एवं घास उग जाती है। ऐसे क्षेत्रों को घास स्थल कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को घास स्थल कहते हैं। ध्यान रखना, जिन क्षेत्रों में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर वर्षा भी ज्यादा होती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहां आर्द्रता भी अधिक होती है। तो आर्द्रता के ऊपर डिपेंडेड है। उसके अलावा दूसरा तत्व है तापमान। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है वहां पर सघन वन पाए जाते हैं,
जैसे जैसे वर्षा कम होती जाती है तो जो वनों का आकार है, वनों की जो सघनता है, वह वनों की सघनता कम होती जाती है और वर्षा सामान्य हो जाती है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में छोटे छोटे वृक्ष और घास फूस है वह उग जाता है, तो उस क्षेत्रों को हम घास स्थल के नाम से जानते हैं। अब विश्व में इन जो घास जो विश्व में घास स्थल जो है स्थल है, इनको तापमान के आधार पर या आर्द्रता के आधार पर दो अलग अलग भागों में और बांटा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। इसके अलावा इन घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना, वेल्डस, लानोज, कंपास। तो अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में इन घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तापमान के आधार पर इनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को के नाम से जाना जाता है। जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को जो दो बराबर के भागों में बांटती है, तो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो वन घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र में जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन घास के मैदानों को हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह हो गए घास के दो प्रकार। तीसरा प्रकार है गुल्म। ठीक है, गुल्म क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत सामान्य से भी कम होता है, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत सामान्य से भी कम होता है तथा ये क्षेत्र अत्यधिक तापमान वाले मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, तो इन क्षेत्रों में वनस्पति छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में उग जाती है
उग जाती है। तो इस वनस्पति को या इस वनस्पति प्रकार को गुल्म अथवा मरुस्थली वनस्पति भी कहते हैं। और इस क्षेत्र को जहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसे हम गुल्म कहते हैं। क्योंकि ये जो झाड़ियाँ है, यहाँ पर गुल्म भी एक झाड़ियों का एक प्रकार है। इन छोटे छोटे झाड़ियों या गुल्म के रूप में यह जो वनस्पति उग जाती है, तो इन्हीं के आधार पर इन क्षेत्रों को हम गुल्म कहते हैं। ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ या गुल्म होते हैं, यह वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए अपनी जो पत्तियां हैं, अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में अथवा कांटों के रूप में मोम वाली सतह के रूप में या छोटे आकार की पत्तियों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जो गुल्म या मरुस्थली वनस्पति है, इन क्षेत्रों में होता क्या है कि पानी की कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है, वर्षा बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये जो वनस्पति है, इस वनस्पति को जो भी जल प्राप्त होता है, उस जल को अपने पोषण के कार्य में ही लगाए रखने के लिए और सूर्य प्रकाश से अपने वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेती है। पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और पत्तियों पर एक मोम जैसी पतली परत होती है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। साथ ही ये जो वनस्पति है, इसकी जो जड़ें हैं गहरी और लंबी होती है, ताकि भूमि में काफी गहराई तक ये जल काफी गहराई में जहाँ भी जल है उस जल को प्राप्त कर सके। ये हो गए वनस्पति का तीसरा प्रकार। और चौथा प्रकार है टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति है, यह जो उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांशों में या उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, जो 66 डिग्री के बाद के जो अक्षांश है पृथ्वी में हमने जो काल्पनिक रेखाएं खींची है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है, कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद 66.5 और 66 नीचे जो है, इन दोनों रेखाओं के, इन दोनों वृत्तों के ऊपर का जो क्षेत्र है 90 डिग्री तक का क्षेत्र, वह इस प्रकार की वनस्पति का प्रमुख क्षेत्र है। तो इन्हें उच्च अक्षांश भी कहते हैं। उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में वर्षा हिम के रूप में होती है, होती है। इस कारण यहाँ आर्द्रता की कमी पाई जाती है। आर्द्रता की कमी पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो
इन क्षेत्रों में मांस, लाइकेन जैसी वनस्पति, मांस लाइकेन जैसी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जो टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, उसी वनस्पति के आधार पर इस प्रकार के क्षेत्रों को टुंड्रा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये शीत ध्रुवीय जो प्रदेश है, इन शीत ध्रुवीय प्रदेशों में इस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वह बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन प्राकृतिक वन क्षेत्रों का जो क्षेत्र है वह धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एक अनुमान के आधार पर पिछली 2 शताब्दियां अर्थात 200 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी पृथ्वी पर, वर्तमान में उस जनसंख्या जो थी उस जनसंख्या से 2 गुना 3 गुना के समथिंग जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो इस बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्य या रहने की आवास की जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए या इस बढ़ी हुई जनसंख्या के पोषण के लिए हमने जो वन क्षेत्र है उन वन क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों में बदल दिया है। ठीक है, कृषि क्षेत्रों में बदलने के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। उसके अलावा वनों के जो विशाल क्षेत्र है, उन विशाल वनों के क्षेत्रों को हमने काट दिया है और हमारी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी लकड़ी का इस्तेमाल किया है, उस जगह का इस्तेमाल किया है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण पूर्ति के लिए विश्व भर में जो प्राकृतिक वनस्पति है या प्राकृतिक वनों का जो आवरण है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब यह इन वनों को, जो वन है, यह वन ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, वायुमंडल में तापमान बनाए रखते हैं। तो अगर पृथ्वी पर वन कम होते जाएंगे तो मानव के लिए जो जीवन है, मानव जिस अपने जीवन को ये सुलभ बनाने का प्रयास कर रहा है, आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा है, तो इन वनों की कमी के कारण सुलभ ना होकर और ज्यादा दुर्लभ हो जाएगा और ज्यादा समस्याएं सामने आएगी। क्योंकि जब सांस लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु ही नहीं होगी तो मानव विकास करके क्या करेगा। तो मानवीय क्रियाकलाप पृथ्वी पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले इस बहुमूल्य संसाधन, वन संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण है उससे जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।